हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और कुछ समय पढ़ाई को दे रहे होंगे। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो खुद को ये समझ के पढ़ने बैठें कि मुझे कुछ नहीं आता। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे बहुत सारा कुछ आता है और थोड़ा सा पढ़ना है, तो याद रखिए आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। जब भी आप पढ़ने बैठें तो ये समझ के बैठें कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और सब जानकारी मुझे चाहिए। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल काव्य किरण में। और आज हैं आप किरण मैम के साथ और हम 9वीं सीबीएसई का दूसरा पार्ट क्या लिखूं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आइए समझिए। इस पाठ के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। प्रस्तुत पाठ क्या लिखूं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित एक विचारात्मक निबंध है। विचारात्मक निबंध का मतलब होता है उसमें ऐसे विषय उठाए जाते हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है। विचारात्मक का मतलब यही होता है कि जिस पे हमें विचार करना चाहिए। इनका जन्म 1894 यानी 1894 को हुआ। कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ खैरागढ़ राजनांदगांव में हुआ। इस निबंध में लेखक ने निबंध रचना की प्रक्रिया, उसकी शैली और लेखन के समय उत्पन्न होने वाली मानसिक दुविधाओं का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। निबंध लिखने बैठे हैं तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस कौन कौन सी दुविधा, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, उन सारी चीज़ों की चर्चा इस पाठ में की गई है। उनकी शैली और लेखन के समय उत्पन्न होने वाली मानसिक दुविधाओं का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार जैसे दो अलग अलग विषयों के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि एक आदर्श निबंध की रचना किस प्रकार की जानी चाहिए। दो विषयों को लिया है उन्होंने इसमें निबंध लिखने के लिए। इसमें 3 कैरेक्टर के नाम आते हैं। एक तो लेखक स्वयं है, दूसरी है नमिता जो उन्हें दूर के ढोल सुहावने पर निबंध लिखने का आग्रह करती है, दूसरी है अमिता जो उन्हें समाज सुधार इस विषय पर निबंध लिखने के लिए कहती है। अब इन्हीं दो निबंधों के माध्यम से वो निबंध कैसे लिखा जाए, कैसे किया जाए, वो सारी बातें वो बताते हैं। सबसे पहले तो वो बताते हैं कि निबंध शास्त्र के आचार्य जो हैं उनके क्या मत हैं निबंध लिखने के लिए, निबंध लिखने को लेकर। तो वे बताते हैं कि लेखक आदर्श निबंध की जानकारी के लिए निबंध शास्त्र के आचार्यों की रचनाएं देखते हैं। एक विद्वान है जो कहते हैं कि निबंध छोटा होना चाहिए। पहली बात तो वो खुद ही निबंधकार हैं। जब वो निबंध लिखने बैठते हैं तो कुछ प्रसिद्ध निबंधकारों की रचनाओं को देखते हैं कि उन्होंने निबंध लेखन के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। तो वे कहते हैं कि एक निबंध के एक विद्वान है, वे कहते हैं कि निबंध जो है वो छोटा होना चाहिए क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता जो है वो मर जाती है। आप क्या लिख रहे हैं उसकी सुंदरता जो है वो खत्म हो जाती है। पर वही आचार्य यह भी कहते हैं कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। यानी निबंध लिखने से पहले आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी। एक तो सामग्री और दूसरी शैली। सामग्री का मतलब है आपको विषय के बारे में सारी जानकारी को इकट्ठा करके रखना होगा। दूसरा शैली यानी तरीका, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। सामग्री के लिए मनन तथा गहन अध्ययन आवश्यक है और शैली के लिए भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इससे लेखक की उलझन और बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास न विश्वकोश है और न कोई उपयुक्त ग्रंथ। अब जिस प्रकार से उन्होंने जिनका रेफरेंस लिया है, कहने का मतलब यह है कि जिनका रेफरेंस उन्होंने लिया कि निबंध लेखन में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, कैसे लिखा जाए, कैसे उस पर विचार किया जाए, विमर्श किया जाए, फिर उसको लिखा जाए। तो एक विद्वान की कहानी को उन्होंने पढ़ा तो उसमें पता चलता है कि वो छोटा होना चाहिए निबंध, नहीं तो उसकी रचनात्मकता, उसकी सुंदरता जो है वो मर जाती है। वही विद्वान दूसरी तरफ कहते हैं कि जब भी आप निबंध लिखने बैठें तो उसके लिए 2 चीज़ बहुत आवश्यक है। एक तो सामग्री, दूसरी शैली यानी लिखने का तरीका। गहन अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। उसके बाद उस विषय की सामग्री को इकट्ठा करें, फिर एक शैली के अनुसार एक तरीके से उस निबंध को लिखें। अब इस चीज को पढ़ के जो बख्शी जी हैं यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इस चैप्टर के जो लेखक हैं, वो कहते हैं कि अब तो मेरे दिमाग में जो है वो उलझन हो गई क्योंकि न तो उनके पास कोई किताब है, न तो कोई रिसोर्सेस है और न ही उनके पास कोई विश्वकोश है, न ही उपयुक्त ग्रंथ। विश्वकोश का मतलब होता है जैसे हम डाइजेस्ट कहते हैं, इंग्लिश की डाइजेस्ट होती है, उसी तरह से हिंदी की भी डाइजेस्ट होती है, तो उसे विश्वकोश कहते हैं। उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द। तो वो कहते हैं ना तो वो मेरे पास विश्वकोश है हिंदी का और ना ही मेरे पास कोई ऐसी किताब है जिससे मैं इस विषय को पढूं। कौन कौन से विषय को? तो पहला विषय है दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरा है समाज सुधार। तो ये हो गई बात। अब शैली का प्रश्न है, गंभीर हो या सरल हो।
लिखने का जो तरीका हो वो सरल हो या कठिन। तो आचार्यों का कथन है, यानी कि जो निबंधकार हुए हैं प्रसिद्ध बड़े बड़े निबंधकार, उन्होंने अपने राय दिए हैं। तो आचार्यों का कथन है कि भाषा में प्रवाह के लिए वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से संबद्ध हों। तो जो बड़े विद्वान हैं निबंध के, वो बताते हैं कि मतलब उसको लिखने का धारा प्रवाह बना रहे, यानी निरंतरता बनी रहे, उसके लिए क्या जरूरी है कि वाक्य जो है वो छोटे छोटे हों और एक दूसरे से संबंधित हों। किंतु साथ ही बाणभट्ट जैसे लेखकों के आधे पृष्ठ के लंबे वाक्य लिखे हैं और श्रीहर्ष तथा सेनापति जैसे कवियों ने जानबूझकर कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे गंभीरता माना गया। इस विरोधाभास को देखकर लेखक समझ नहीं पाते कि किसकी शैली को अपनाया जाए। यहाँ पे एक निबंध के जानकार विद्वान कहते हैं कि वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, वहीं कुछ साहित्य के बड़े बड़े लेखक जैसे बाणभट्ट हो गए, श्रीहर्ष हो गए, सेनापति हो गए, इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो इनके वाक्य जो हैं, एक एक वाक्य यानी सिंगल सेंटेंस जो है वो आधे आधे पेज के होते थे। अब बख्शी जी जो है वो तो कंफ्यूज हैं, कोई कहता है वाक्य छोटे होने चाहिए और ऐसे ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने आधे आधे पेज की एक लाइन लिखी है। अब क्या किया जाए? तो ये एक तरह की परेशानी उनके दिमाग में है। उसके बाद साहित्य के अच्छे जानकार, साहित्य के अच्छे विद्वान हैं मांटेन। अब मांटेन की पद्धति के हिसाब पढ़ते हैं वो कि मांटेन क्या कहते हैं निबंध लिखने के विषय में। तो अंग्रेजी निबंधकारों की परंपरा के जन्मदाता, यानी जब अंग्रेजी में ऐसे राइटिंग की जो परंपरा हुई उसके अच्छे जो है वो जन्मदाता यानी जिन्होंने इस नियम को शुरू किया। किस नियम को? निबंध लिखने के नियम को शुरू किया अंग्रेजी साहित्य के हिसाब से, उनका नाम था मांटेन। मांटेन ने एक अलग पद्धति अपनाई। उन्होंने जो देखा, सुना और अनुभव किया उसे ही अपने निबंधों में लिख दिया। उनके निबंध स्वच्छंद रचनाएं हैं जिनमें लेखक की सच्ची अनुभूति और उल्लास रहता है। अब जो मांटेन है वो अपनी देखी, सुनी, समझी और अनुभव की हुई चीजों को निबंधों का माध्यम बताते हैं। एक ने क्या बताया कि हमारा गहन अध्ययन होना चाहिए। जो भी विषय पे आपको निबंध लिखना है उससे संबंधित पुस्तकों को पढ़ें, ढेर सारी पुस्तकों को पढ़ें, क्या वो पुस्तक में किस चीज की जानकारी, उस विषय के बारे में क्या जानकारी है, क्या क्या है, फिर उसको सोचो, फिर उसको समझो, फिर लिखो। मांटेन जो कि अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार हैं, वे कहते हैं कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, हमें उसी विषय को अपने निबंध में लेना चाहिए। तो ये तो हो गई दो लोगों की अलग अलग विचारधारा। अमीर खुसरो की कहानी और दोनों विषयों का समन्वय। अब जो बख्शी साहब हैं वो अमीर खुसरो की जो कहानी है वो बताते हैं। लेखक को अमीर खुसरो की वह कहानी याद आती है जिसमें उन्होंने एक कुएं के पास मिली 4 स्त्रियों की अलग अलग इच्छाओं को एक ही पद में पूरा कर दिया। पहली स्त्री खीर पर कविता सुनना चाहती है, दूसरी चरखे पर, तीसरी कुत्ते पर और चौथी ढोल पर। खुसरो ने एक ही पद्य में चारों इच्छाओं की पूर्ति की। इसी तरह लेखक भी दोनों विषयों को एक ही निबंध में समेटने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है फिर, मतलब अमीर खुसरो की एक जब दो लोगों के अलग अलग विचार समझ में आते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है निबंध के ही विषय में, निबंध लेखन के ही विषय में, तो यहाँ पर बख्शी जी को एक कहानी याद आती है। किसकी कहानी याद आती है? अमीर खुसरो की कहानी याद आती है। एक बार अमीर खुसरो को प्यास लगी और वो कुएं के पास पानी पीने के लिए गए। वहां पे 4-5 महिलाएं पानी भर रही थी। उन्होंने कहा पानी तो हम पिला देंगे, लेकिन आपको ना हमारी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, आप इतने अच्छे कवि हैं, आपको हमें कविता सुनानी पड़ेगी। तो एक ने कहा कि मुझे चरखे पे कविता सुनाओ, दूसरी ने कहा मुझे कुत्ते पे सुनाओ, तीसरी ने कहा ढोल पे, तो चौथी ने कहा कि मुझे खीर पर सुनाओ। अब अमीर खुसरो जी विद्वान आदमी, उन्होंने चारों शब्दों को 2 लाइन में समेट कर एक पद्य उनको सुना दिया। अब चारों को अलग अलग सुनाने से अच्छा था कि चारों के शब्दों को उठाकर उन्होंने एक में ही समन्वय कर दिया। तो अब जो बख्शी जी हैं उनको सबसे अच्छा विचार किसका लगा है? अमीर खुसरो का। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक 2 अलग अलग विद्वानों के विचारों को समझा और उन्होंने सोचा कि दोनों को मिलाकर जो सही लगे वो लिखो। इस तरह से अब आते हैं विषय पर। एक विषय है दूर के ढोल सुहावने। इस विषय पर लेखक समझाते हैं कि ढोलक की आवाज पास से बहुत तेज और कानों को चुभने वाली होती है। आपके कान के पास ढोलक बज रहा हो तो आपको क्या लगेगा? कान में चुभन होगी, तकलीफ होगी, दूसरे तीसरे की आवाज नहीं सुनाई देती आपको। किंतु दूर से वही आवाज मधुरता का संचार करती है। लेकिन अगर दूर कहीं ढोलक वगैरह बज रहा हो, कुछ हरि कीर्तन वगैरह हो रहा हो, तो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगता है।
ढोल की आवाज के साथ खुशियों का माहौल, त्योहार और प्रेम का संगीत जुड़ा होता है, इसलिए दूरस्थ व्यक्ति के लिए वह मधुर हो जाती है। कहीं भी ढोल बाजा बज रहा है तो इंसान सोचता है कि शायद वहां पे विवाह होगा, शायद वहां पे कोई आनंद का विषय होगा, शायद वहां पे कोई माधुर्य जो है, ढोलक की आवाज से हमें इन सारी चीजों की जो है वो कल्पना होती है। तो हमें दूर से सुनाई देने वाले ढोल की आवाज बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब वही ढोल आपके कान के पास बज रही हो तो आप क्या होते हैं, आपके लिए वो तकलीफ का कारण बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी जिस चीज से आपका पाला नहीं पड़ा है, उसकी कठिनाइयों को आपने नहीं जाना है, नहीं समझा है, वो चीज आपको अच्छी ही लगेगी। कब तक? जब तक आप उसकी हर कठिनाई और बुराई से वाकिफ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूसरा विषय आया समाज सुधार का। समाज सुधार के विषय पर वे कहते हैं कि मानव इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं रहा जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। जैसा भी जमाना रहा हो, आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले भी समाज सुधार की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं है कि आज ही समाज बिगड़ा हुआ है, समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, समाज बहुत बदल चुका है, समझने को तैयार नहीं। लेकिन हर जमाने में, आज के 200 साल पहले भी ऐसी ही स्थिति थी। तभी भी समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी चीज़ों को लोगों को समझने की ज़रूरत थी। सेम चीज़ आज भी है। तो ऐसा कोई समय नहीं रहा है संसार में जब सुधार की ज़रूरत न रही हो। संसार का भविष्य उज्जवल लगता है और वृद्ध को अपना अतीत, युवाओं को संसार का भविष्य उज्जवल लगता है। वे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने में, वे एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जो एक युवा व्यक्ति है, अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, मतलब समझो वो 18, 19 साल, 20 साल का है। उसको लगेगा कि अभी तो मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, पढ़ना पड़ रहा है, कॉलेज जाना पड़ रहा है, रोज़ की ट्रैवलिंग, पढ़ना लिखना, टेंशन, दिमागी चार बात सुनना, टीचर्स का, पेरेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसके लिए बर्डन लगती हैं, प्रॉब्लम लगती हैं, संघर्ष लगता है। उसको लगता है मैं एक बार कमाने लगूंगा ना तो मेरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन अब उसको क्या लग रहा है, दूर के ढोल सुहावने। और सेम वही परिस्थिति में एक वृद्ध व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसको अपना अतीत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि आज मैं जिस स्थिति में हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, दांतों से खा नहीं पा रहे हैं, थोड़ी 5 मिनट चलने पे हमारी सांस फूलने लगती है, ज़्यादा हम चल नहीं पा रहे। तो इससे अच्छा तो मेरा अतीत था, कम से कम अब मैं अपने हिसाब से चल पाता था, खा पाता था, जो मन चाहे वो कर पाता था। तो यहाँ भी क्या है, दूर के ढोल सुहावने, यानी कोई भी अपने वर्तमान से खुश नहीं है। युवा को भविष्य अच्छा लग रहा है, वर्तमान नहीं। वृद्ध को वर्तमान नहीं अच्छा लग रहा है, उसको अपना अतीत अच्छा लग रहा है। तो ये है एक और एग्जाम्पल दूर के ढोल सुहावने का। और समाज सुधार की जहां बात हो रही थी, थोड़ा सा मुद्दा भटक गया। तो भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी जैसे महान सुधारकों की लंबी सूची है, बहुत सारी लंबी सूची है। अभी बहुत सारे नाम हम गिनाने बैठे तो आधा दिन बीत जाएगा। जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते रहते हैं और नए नए सुधार भी होते रहते हैं। न दोषों का अंत हो रहा है और ना ही सुधार का। कहने का मतलब है कि जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है और ऐसा कोई युग नहीं रहा है जब प्रॉब्लम ना हो और प्रॉब्लम का सलूशन ना हो। तो प्रॉब्लम होती रहती है, उसके सलूशन होते रहते हैं। ना प्रॉब्लम खत्म हो रही है, ना ही सलूशन खत्म हो रहा है। अब लास्ट में वो एक बार फिर तरुण और वृद्ध का अंतर बताते हैं, उनके जीवन का असंतोष। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वृद्ध का असंतोष ये है कि मेरा प्रेजेंट सही नहीं है, मेरा पास्ट ही सही था। एक नौजवान जो है वो सोचता है कि मेरा प्रेजेंट सही नहीं है, मेरा आने वाला फ्यूचर सही होगा। तो इस तरह की असंतोष जो है वो व्यक्ति के जीवन में लगी ही रहती है। अब जानते हैं कि पाठ का मूल भाव क्या है। तो पाठ का मूल भाव क्या है, आइए जानते हैं। प्रस्तुत निबंध का मूल संदेश यह है कि श्रेष्ठ लेखन केवल शब्दों का जोड़ना नहीं है, बल्कि यह लेखन के गहरे विचारों और अनोखी अभिव्यक्ति का मेल है। यानी आप कितने अच्छे विचार आपके प्रकट हों, आप लिखें और उसको अभिव्यक्त करें। आपके विचारों और अभिव्यक्ति का मेल जो है वो सुंदर लेखन है। लेखक यह समझाते हैं कि आज की कठिनाइयां और संघर्ष ही आने वाले समय के दुखद सुखद यादें बन जाती हैं। साथ ही यह पाठ मनुष्य के उस स्वभाव को दर्शाता है जिसके कारण वह वर्तमान में से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता और हमेशा नए परिवर्तनों की चाह में लगा रहता है। इस पाठ के द्वारा कवि जो लेखक जो हैं वो समझाना चाहते हैं कि कोई भी समय हो, वर्तमान से कोई भी संतुष्ट नहीं रहता है, वो हमेशा क्या करता है, नए नए बदलाव चाहता है। तो ये इस तरह
ये चैप्टर है क्या लिखूं। एक निबंध लिखने के जरिए उन्होंने जीवन के उद्देश्य, जीवन की सच्चाइयों से हमें अवगत कराया है। आपको यह व्याख्या कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक कमेंट करिए, मैं आपके सलूशन के लिए हमेशा रेडी हूँ। और हिंदी को आसान बनाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होती है हिंदी को पढ़ने में आपको समझ नहीं आती, मात्राओं का प्रॉब्लम है, पढ़ने में दिक्कत होती है, शब्दों का क्लिष्ट होना, जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हमेशा आपके सलूशन के लिए हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आपको यह व्याख्या अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।